बच्चों आज आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं, दिस इज डेफिनेट। मैं हेडिंग अभी डालना भी स्टार्ट कर रहा हूँ, जस्ट वेट। तो बच्चों आप यहाँ पर हेडिंग डालिएगा, डेफिनेट इंटीग्रेशन जेई मेंस एंड एडवांस। जेई मेंस एंड एडवांस की आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन अभी कराई जा रही है। दिस इज जेई मेंस एडवांस्ड डेफिनेट इंटीग्रेशन। और बच्चों आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में वही पोर्शन कराया जाएगा जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो बच्चों सबसे पहले आप ये तो जानते ही हैं कि क्लास 12th में आपको जो 6 प्रॉपर्टीज बताई जाती हैं वो 6 प्रॉपर्टीज हर बच्चे को उस लेवल पे पता है। तो हम लोग कुछ 6 प्रॉपर्टीज का डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि उस पर कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है। हम उनके आगे की प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो आपके पास 6 प्रॉपर्टी के बाद यहाँ पर आती है प्रॉपर्टी नंबर 7। तो बच्चों जो प्रॉपर्टी नंबर 7 है वो आपको एकदम जैसे बाकी की 6 प्रॉपर्टीज आपको पता होती है वैसे प्रॉपर्टी नंबर 7 भी अब आपको पता होनी चाहिए। तो प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या होती है? वो होती है इफ fx is periodic function, if fx is periodic function with period t, then आपको पता होनी चाहिए ये प्रॉपर्टी क्या होती है। ये प्रॉपर्टी होती है 0 से nt fx dx is equal to n times 0 से t fx dx। ये प्रॉपर्टी होती है बच्चों जहां पर n बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी अब आपको पता होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी में आपको क्या करना होता है। 0 से nt fx dx is equal to n times 0 से t fx dx। तो बच्चों जो पावर में जो आपको ऊपर n दिखाई दे रहा है वो n नीचे की तरफ आ जाता है और यहाँ पे fx आपका पीरियोडिक फंक्शन होता ही। तो बच्चों ये प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी का आप एप्लीकेशन भी देखेंगे और प्रूविंग की नीड नहीं है आपको, इसलिए प्रूविंग यहाँ पर आपको नहीं बताई जा रही है, आपको डायरेक्टली प्रॉपर्टी लर्न करनी है। ठीक है, तो आई थिंक ये प्रॉपर्टी बच्चों आप लोग को लर्न हो गई होगी, इतनी देर में आप समझ गए होंगे कि मैं किस प्रॉपर्टी का जिक्र कर रहा था। यस सर। नाउ बच्चों इसके बाद जो प्रॉपर्टी आती है वो होती है प्रॉपर्टी नंबर 8। तो हेडिंग डालिए प्रॉपर्टी 8। प्रॉपर्टी 8। तो बच्चों ये प्रॉपर्टीज यूज करके ऑलरेडी एग्जाम्स में क्वेश्चंस भी आए हुए हैं जो आप लोगों ने छोड़े हुए हैं। तो प्रॉपर्टी नंबर 8 क्या होती है? आप वंस अगेन याद रखिए, जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसमें ये फंक्शन जो है बार बार पीरियोडिक ही है, तभी हम ये बार बार जिक्र कर रहे हैं सारी प्रॉपर्टीज का। तो अगर आप भूल जा रहे हैं तो आप दोबारा यहाँ पे लिख सकते हैं कि इफ fx इज पीरियोडिक फंक्शन, fx क्या है आपका? पीरियोडिक फंक्शन है वंस अगेन विद पीरियड t, विद पीरियड t। ठीक है, तो बच्चों यहाँ जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है, मैं आपको लिखवाने जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। वो प्रॉपर्टी होती है a से लेकर के a प्लस एन टी, a से लेकर के a प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू n टाइम्स 0 से t एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, जब n किसको बिलोंग करता है? सेट ऑफ इंटीजर्स को, और a यहां पर आपका क्या है? कोई रियल नंबर है। ठीक है बच्चों, तो ये भी बच्चों यहाँ पर ये जो फंक्शन है पीरियोडिक फंक्शन है और ये प्रॉपर्टी पीरियोडिक फंक्शन के लिए ही ट्रू है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? प्रॉपर्टी नंबर 9। प्रॉपर्टी नंबर 9 ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे वंस अगेन फंक्शन आपका पीरियोडिक है, मैं इस बात को बार बार अब रिपीट नहीं करूंगा। पीरियोडिक का मतलब बच्चों आप अभी भी नहीं जानते हैं तो आप इसको शॉर्ट में लिख दीजिए कि f ऑफ x प्लस टी इज इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब यहीं से क्लियर हो जाता है कि जो फंक्शन है आपका वो क्या है? वो आपका पीरियोडिक फंक्शन है। कैसा है? पीरियोडिक फंक्शन है। ठीक है, तो अब हम लोग प्रॉपर्टी 9 लिखने जा रहे हैं। प्रॉपर्टी 9 की तरफ ध्यान से देखिए। प्रॉपर्टी 9 है आपका एम टी से एन टी एफ एक्स डी एक्स
इज इक्वल टू n माइनस m 0 से t fx dx। ये भी प्रॉपर्टी है बच्चों, जहां पर m और n ये दोनों बिलोंग करते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को, यानी कि z को। ये भी प्रॉपर्टी हो गई बच्चों 9। अब प्रॉपर्टी नंबर 10 देखिए। प्रॉपर्टी 9 अब क्लियर हो गई होगी अच्छी तरीके से। प्रॉपर्टी 9 आपको अच्छी तरीके से बच्चों क्लियर हो जानी चाहिए। कोई डाउट है तो आप हमको दोबारा बता सकते हैं, लेकिन ये जो है ये है प्रॉपर्टी नंबर 9। ठीक है, तो बच्चों वंस अगेन हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ। अगेन फंक्शन फिर से आपका पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये हो गई आपकी प्रॉपर्टी नंबर 10। तो प्रॉपर्टी नंबर 10 क्या होती है बच्चों? प्रॉपर्टी नंबर 10 होती है, वंस अगेन आप अपने आप से लिख लीजिएगा कि फंक्शन आपका पीरियोडिक है। आप ये किसी भी हालत में भूलेंगे नहीं, क्योंकि ये भूल गए तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन याद ही नहीं आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एन टी से ए प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये प्रॉपर्टी होती है 0 से a एफ एक्स डी एक्स, जहां पर n बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को, a बिलोंग करता है रियल नंबर्स को। तो प्रॉपर्टी नंबर बच्चों मैंने आपको एक एक करके बता दिए 7, 8, 9, 10, और इसके पहले की प्रॉपर्टी आपको क्लास 12 तक पढ़ाई जाती हैं। उन प्रॉपर्टीज पे रेयरली क्वेश्चन आपको जेई और एडवांस में मिलेगा, इन्हीं प्रॉपर्टीज पे क्वेश्चन चलता है एग्जाम में। तो प्रॉपर्टी नंबर बच्चों हम लोग 10 आपको बता चुके हैं। अब नेक्स्ट पेज पे आ जाइए, प्रॉपर्टी नंबर डालिए 11। दिस इज प्रॉपर्टी 11। तो बच्चों प्रॉपर्टी 11 पे हम लोग आते हैं और इसको देखते हैं क्या हो सकती है ये। तो प्रॉपर्टी 11 है बच्चों, दिस इज a प्लस एन टी से b प्लस एन टी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू a से b एफ एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी है बच्चों, जहां पे n बिलोंग करता है सेट ऑफ इंटीजर्स को, a और b बिलोंग करते हैं रियल नंबर को। तो बच्चों आपको ये भी प्रॉपर्टी अच्छे से क्लियर हो गई। ठीक है, तो बेटा आदित्य तुमको प्रॉपर्टीज ये क्लियर हो गई अच्छी तरीके से। इनकी प्रूविंग हम तुमको नहीं बता रहे, क्योंकि प्रूविंग का कोई लेना देना नहीं है, इसलिए प्रूविंग हम आपको नहीं सिखाने वाले हैं। तो जो अब आप देख सकते हैं 2000 कुछ इन्हीं ईयर्स का क्वेश्चन मैं आपके सामने जस्ट अभी प्लेस करने वाला हूँ। तो आपको क्वेश्चन एकदम ध्यान से देखना होगा और उसका जवाब आपको देना होगा। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, लिखना स्टार्ट करिए। लेट t ग्रेटर देन 0, इसका मतलब जो पीरियोडिक एक फंक्शन है ये, उसका टाइम पीरियड 0 से बड़ा है, t इज ग्रेटर देन 0 विच लिखा हुआ है, be a fixed real number, ऐसा कुछ डाटा गिवन है। उसके बाद लिखा है सपोज f is continuous function, फिर लिखा है सपोज f is continuous function such that all x belong to real number and fx plus t is equal to fx। इतना क्वेश्चन आते ही आपके कान खड़े हो जाने चाहिए, आपको समझ में आ जाना चाहिए ये वही प्रॉपर्टीज हैं जिनके बिना क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। तो बच्चों क्वेश्चन है, इफ 0 से t fx dx is equal to, ध्यान से देखिएगा, मैं क्वेश्चन दोहरा रहा हूं, ध्यान से देखिए। मैंने क्वेश्चन लिखा है कि इफ, ये आपका इफ हो गया, इसको मैंने आई मान लिया, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं। जो आई है वो आपका 0 से t एफ एक्स डी एक्स है। तो पूछा जा रहा देन वैल्यू ऑफ, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है 3 से लेकर के 3 प्लस एन टी, या इसको कर लीजिए, थोड़ा चेंज कर देते हैं क्वेश्चन को, उसको कर लीजिए 3 प्लस 3t, और आपसे पूछा जा रहा एफ ऑफ 2x dx इज। तो बच्चों क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका है। इस क्वेश्चन के 4 जवाब है, ए बी सी डी। ए पार्ट का जवाब है 3/2i, ठीक है, ए पार्ट का जवाब है 3/2i।
आई ऑब्वियस सी बात है ऊपर है। बी पार्ट का जवाब है 2i, सी पार्ट का जवाब है आपका 3i और डी पार्ट का आपका जवाब है 6i। क्वेश्चन बच्चों आपको को क्लियर होना चाहिए। अगर आप ये जानना चाहते हैं ये क्वेश्चन कब का है, ये एडवांस 2002 का क्वेश्चन है, जेई एडवांस 2002। दिस इज जेई एडवांस 2002 या सिंपली आप उसको 2002 लिख सकते हैं। तो ये आईआईटी 2002 का क्वेश्चन है, ये आपके सामने क्लियर हो गया होगा बिल्कुल अच्छी तरीके से। तो बच्चों क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपको गिवन है कि फंक्शन आपका पीरियोडिक है, टी उसका टाइम पीरियड है और 0 से टी एफ एक्स डी एक्स का जो नाम है इंटीग्रेशन का उसका नाम है आई। और अब आपसे पूछा जा रहा 3 से लेके 3 + 3t f2x dx, इस इंटीग्रेशन का आंसर क्या होगा। तो क्वेश्चन आसान है, अगर आपको प्रॉपर्टीज आपने पढ़ी हैं, ध्यान से देखी हैं, तो आप क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आप प्रॉपर्टी को देखते ही सोचेंगे कि आपने कौन सी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। तो इंटीग्रेशन आपका है वो है 3 से लेकर के 3 + 3t f of 2x dx, ये क्वेश्चन है बच्चों आपका। ठीक है, अब बच्चों अगर आप इस क्वेश्चन को आई के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो सबसे पहले यहां दिक्कत क्या कर रहा है, दिक्कत कर रहा है f of 2x। तो 2x को आप कुछ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आप 2x को मान लीजिए कि 2x आपका t है, डिफरेंशिएट कर दीजिए तो 2 = dt/dx हो जाएगा। दैट मींस dx की वैल्यू आ जाएगी dt/2। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद बच्चों लिमिट आप चेंज करिए। लिमिट के बारे में आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे जब x आपका 3 है तो t आपका 6 है। इसके अलावा आप दूसरी लिमिट क्या कहेंगे, आप कहेंगे जब आपका x क्या है 3 + 3t है तो आपका t क्या हो जाएगा, वो t हो जाएगा 6 + 60। तो बच्चों आपका फाइनल क्वेश्चन बन गया, वो बन गया 6 से लेकर के 6 + 60 ft और dx की वैल्यू हो गई dt/2। और बच्चों आप जब आप क्लास 12th में थे तो इतना तो जानते ही थे कि a से b fx dx का जो रिजल्ट होता है वही a से b ft dt का भी रिजल्ट होता है, यानी ये दोनों रिजल्ट आपस में सेम होते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसी कंसेप्ट का आप यूज करिए और प्रॉपर्टी लगा दीजिए। 6 से लेकर के 6 + t का क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये क्लियर कट हुआ कि इसमें आप प्रॉपर्टी लगा करके लिखेंगे 1/2 टाइम्स 0 से क्या 0 से 60 ft dt। तो बच्चों मैंने प्रॉपर्टी लगा दी, ये a से लेकर के a + nt है तो a कैंसिल हो गया, nt बचा, t उसका टाइम पीरियड है वो नीचे आपको पहले ही मैंने बता दिया था। तो बच्चों 6t में क्या नीचे अब आ जाएगा 0 से लेकर के nt, अब ये फर्स्ट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट हो गया। फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या थी 0 से लेकर nt, तो n नीचे आ जाएगा तो ये 6/2 हो जाएगा। तो 6/2 से क्या बन जाएगा 0 से t ft dt। और बच्चों मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये वैल्यू क्या है, ये वैल्यू है i, ये वैल्यू है i। तो इसका आंसर हो जाएगा 3i, इसका आंसर हो जाएगा 3i। यानी क्वेश्चन बेहद आसान है, क्वेश्चन बेहद आसान है और क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, क्वेश्चन का सही आंसर है सी पार्ट, दिस इज 3i। ओके आदित्य समझ में आ गया बेटा? यस सर। ओके तो बच्चों यहाँ पर ये सब इंटीग्रेशन पे प्रॉपर्टीज पे ही बेस्ड है। अभी बच्चों मैंने आपको एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं बताई है, इसलिए मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन अभी कोई नहीं कराने वाला हूँ। एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल पे भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आपको इवैल्यूएट करने के लिए मैं सीधा सीधा दे देता हूं। दैट इज इवैल्यूएट -1 से 2 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x dx। ये बच्चों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों आप पहले से जानते हैं कि व्हाट इज फ्रैक्शनल पार्ट। तो जो अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट के बारे में नहीं जानते तो मैं आपके सामने सबसे पहले ये पूछता हूं कि क्या आप ये जानते हैं कि y = sin x अगर होता है तो इसका पीरियड क्या होता है। तो कहोगे सर पीरियड इसका होता है 2π।
लेकिन अगर y इज इक्वल टू साइन 5x हो जाता है तो इसका पीरियड क्या होता है? इसका पीरियड होता है 2π/5। ये बात आपको पता है कि नहीं? x का जो भी कोफिशिएंट होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, पीरियड आ जाता है। तो बच्चों जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x होता है, मान लीजिए आपके पास दिया है y इज इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, तो इसका पीरियड क्या होगा? तो कहोगे सर इसका पीरियड 1 होता है। क्या होता है? 1। लेकिन अगर आप फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x कहेंगे तो इसका पीरियड क्या होगा? 1/3 होगा। 1/3। पहले आदित्य बेटा ये बात क्लियर करो, ये आपको क्लियर है कि नहीं क्लियर है? यस सर। ओके, क्लियर है तो अच्छी बात है। तो बच्चों बहुत अच्छी बात है अगर आपको ये टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर है। तो बच्चों अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि आई थिंक आपको ज्यादातर टर्म क्लियर हो चुके हैं। और आपका जो फंक्शन है e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, और बच्चों अगर आपने कंपोजिट फंक्शन पढ़े हैं तो कंपोजिट फंक्शन पढ़ करके आपने ये देख लिया है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x का अगर पीरियड 1/3 है तो e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x का भी पीरियड क्या होगा? 1/3 होगा। इसका भी पीरियड 1/3 होगा। यानी बच्चों आपको कैपिटल T की वैल्यू पता पड़ गई है कि कैपिटल T की वैल्यू 1/3 है। अब क्वेश्चन को अपनी प्रॉपर्टीज में ही धीरे धीरे कन्वर्ट करने की कोशिश करो। कैसे करोगे? कहोगे सर हमें इसका पीरियड 1/3 अपीयर कराना है, तो 1/3 को हम बेस में कैसे लिखें, लोअर लिमिट में, और अपर लिमिट में किस तरह से लिखें? तो तुम कहोगे सर अगर हम इसको लिख दें -3 इंटू 1/3 तो बेस में 1/3 भी दिखेगा। और सर अगर हम अपर लिमिट में लिख दें 6 इंटू 1/3 तो भी हमें इसका पीरियड 1/3 दिखाई देगा। और सर ये आपका ओरिजिनल फंक्शन है e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x dx। अब जरा ध्यान से देखिए कि आपका जो पीरियड है 1/3 वो आपको नजर आ रहा है। इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या हो गया? आपका क्वेश्चन क्लियर कट है कि आपका क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है NT, हाँ, NT से MT या MT से NT। तो बच्चों उसकी प्रॉपर्टी में क्या था? n-m, ऊपर वाला। हाँ, अगर बच्चों आपको याद ना है तो न याद आने पर आप अपनी प्रॉपर्टीज को वापस ओपन करके चेक कर सकते हैं, और ये प्रॉपर्टी नंबर 9 है आपकी स्क्रीन पे, आप इसको ध्यान से देखिए। तो n-m वाली प्रॉपर्टी यहां पर लग सकती है। तो बच्चों n की जगह है 6 और -m की जगह -3 है। तो n-m बच्चों मैंने प्रॉपर्टी पूरी तरीके से लगा दी है, और प्रॉपर्टी लगाने के बाद ये हो जाता है 0 से t, और t बच्चों आपका 1/3 है। ठीक है, समझ में आ गया? e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x dx। यानी बच्चों आपका जो फाइनली क्वेश्चन हो गया वो हो गया 9 टाइम्स 0 से 1/3 e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x dx। और बच्चों आप ध्यान से देखिए, जो बेसिकली लोअर लिमिट है ये इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में है, तो लोअर लिमिट x की है, ये अपर लिमिट भी x की। इसका मतलब बच्चों इस इंटीग्रेशन में जो x है वो कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? वेरी कर रहा है 0 से लेकर के 1/3 तक कर रहा है वेरी। तो बच्चों जो आपका कंपोजिट फंक्शन है e की पावर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x, उसमें 3x कहां से कहां तक लाई करेगा? कहोगे सर 3x लाई करेगा 0 से लेके 1 तक। इसका मतलब बच्चों ये आपका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 3x जो है, मतलब फ्रैक्शनल पार्ट के अंदर जो भी नंबर है वो 0 से 1 के बीच में ऑलरेडी है। अगर कोई नंबर 0 से 1 के बीच में पहले से ही है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे तो वही नंबर निकल के आएगा। कहने का मतलब है कि अगर हम इंटीग्रल 5 लेते हैं तो उसका रिजल्ट ही 5 आएगा। वैसे ही अगर हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/2 लेते हैं तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 1/2 ही कहलाएगा। ठीक है कि नहीं? क्योंकि जो 3x है वो 0 से 1 के बीच में लाई करता है, और फ्रैक्शनल पार्ट भी 0 से 1 के बीच में ही होना चाहिए नंबर। तो इसका मतलब जो 3x है वो एक फ्रैक्शनल है, इसलिए हम उसका अगर फ्रैक्शनल पार्ट लेंगे तो वही इटसेल्फ नंबर आ जाएगा। तो इसका मतलब बच्चों आप क्या लिख सकते हैं? आप लिख सकते हैं 9 टाइम्स 0 से 1/3। आप फ्रैक्शनल पार्ट को हटा दीजिए क्योंकि वो ऑलरेडी फ्रैक्शनल है, क्योंकि वो 0 से 1 के ही बीच में लाई करता है। तो आपका ये फाइनल क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया।
अब बच्चों ये क्वेश्चन तो करना काफी आसान है। ये हो जाएगा e की पावर 3x का e की पावर 3x, लिमिट चढ़ाएंगे, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाए e की पावर 3 इंटू 1/3 माइनस e की पावर 3 इंटू 0। तो ये हो गया 3 e की पावर 1 माइनस e की पावर 0, e की पावर 0 हो गया 1। तो बेटा इसका आंसर आदित निकल के आ गया 3 टाइम्स e माइनस 1। ये बेटा इसका फाइनल आंसर है। देखो बेटा Okay, sir. समझ में आया? ओके, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी Yes, बात है sir. बेटा, एग्जाम में कर लेना। तो आदित्य अगर तुमको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आता है तो हम तुमको एक क्वेश्चन अभी देते हैं, तुम उसको करने की कोशिश करो। Yes, sir. इवैल्यूएट, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन, 0 से लेकर के 2000 पाई dx होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस e की पावर sin x। क्वेश्चन चेक कर लो बेटा, आपके सामने। आपको उसका आंसर इवैल्यूएट करना है। क्वेश्चन अपनी कॉपी में लिख लीजिए। 0 से लेकर के 2000 पाई इंटीग्रेशन में dx अपॉन 1 प्लस e की पावर sin x, इसको बच्चों आपको इवैल्यूएट करना है। और इवैल्यूएट करने के लिए तो आपके पास जो है, ये मैं टाइमर स्टार्ट कर रहा हूं। तो टाइमर आपके सामने चालू हो गया है, करने की कोशिश करिए। सर नहीं आ रहा समझ। ओके, क्वेश्चन अगर नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा पूरा। मेरी आवाज आ रही है आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से? Yes, sir. ओके, तो क्वेश्चन हम लोग करना स्टार्ट करते हैं। कोई बात नहीं आया तो सबसे पहले बच्चों ये क्वेश्चन है, 0 से लेके 2000 पाई dx होल डिवाइड बाय 1 प्लस e की पावर sin x। तो बच्चों 2000 पाई इस तरह की लिमिट तो आप समझ गए होंगे कि एग्जिस्ट तो करेगी नहीं, तो यहाँ पे कुछ फंक्शन के बारे में सोचना पड़ेगा। तो बच्चों आपको कंपोजिट फंक्शन का तो आइडिया होगा ही कि अगर sin x का पीरियड मैंने आपको बताया था 2 पाई होता है, तो बच्चों e की पावर sin x होगा तो उसका भी पीरियड 2 पाई होगा। 1 प्लस e की पावर sin x होगा, उसका भी पीरियड 2 पाई होगा। और अगर 1 अपॉन 1 प्लस e की पावर sin x होगा तो उसका भी पीरियड 2 पाई होगा। तो बच्चों अगर आपको पीरियड्स का अंदाजा नहीं है, आपने पीरियोडिक फंक्शंस नहीं पढ़े हैं, तो आप हमको बताइएगा, मैं आपको वो भी करवा दूंगा। ओवरऑल बच्चों में ये बात क्लियर हो गया है कि जो आपका फंक्शन है उसका जो पीरियड है, उसका पीरियड है 2 पाई। और पीरियड को पता पड़ते ही हम एकदम चमकने Yes, लगता sir. है अब क्वेश्चन। आ गया, अब आ गया सर। तो तुम कहोगे सर 1000 इंटू 2 पाई, इसको इस तरह से लिख लेते हैं। सर इसको लिख देंगे 1000 इंटू 2 पाई, इसको इस तरह से लिख देते हैं। ज्यादातर बच्चों को अभी भी आदत लगी हुई है कि वो अपनी क्लास 12th की 6 प्रॉपर्टीज को ही बार बार यूज करते हैं, इससे उनका क्वेश्चन नहीं हो पाता है। तो मैं आपको अगेन रिपीट कर रहा हूं, वो प्रॉपर्टीज आपको काम नहीं आने वाली है अब। तो बच्चों 0 से लेकर एन टी उसका पीरियड आपको क्लियर कट नजर आ रहा, टी की वैल्यू आपको 2 पाई है, तो बच्चों एन नीचे उतर आएगा। तो ये हो जाएगा 1000 0 से 2 पाई dx 1 प्लस e की पावर sin x। अब बच्चों अगर आपको प्रॉपर्टीज अभी सर भी नहीं याद है 1000 तो पाई।
यस, इसका आंसर आएगा 1000 पाई। और इसके बाद बच्चों जो अगला स्टेप होगा आपके लिए वो बेहद आसान है। ये क्लास 12 की प्रॉपर्टी लगाऊंगा, 0 से 2a dx अपॉन 1 प्लस e की पावर साइन x। इसको हम लिख सकते हैं 0 से a की जगह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पाई। Yes, sir. fx fx plus क्या f. है, हाँ, प्लस f ऑफ 2a माइनस x, e की पावर साइन x को रिप्लेस कर देंगे 2 पाई माइनस x। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो बच्चों आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन को कन्वर्ट किया गया, कैसे क्वेश्चन किया जा रहा है प्रॉपर्टी लगा करके। अगेन बच्चों क्वेश्चन इज फिनिश नाउ। यहां बाहर लिख दीजिए 1000, ठीक है, ब्रैकेट बना लीजिए। ब्रैकेट में आपके पास आएगा 0 से पाई, ये हो गया 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स, Our sin x plus और ये हो जाएगा 1 प्लस 1 ई की पावर e की माइनस, power minus sin x. यस गुड, इसी तरह से करेंगे, समझ गए आप, dx। तो बच्चों आप देख सकते हैं किस तरह से क्वेश्चन को फिनिश किया जा रहा है। उसके बाद बच्चों अगर आप एलसीएम वगैरह लेंगे तो एलसीएम वगैरह लेने पर ये सारी चीजें सिर्फ कुछ नहीं दिखाई देगा। एलसीएम वगैरह लेंगे ब्रैकेट के अंदर तो ये सिर्फ बनेगा 0 से पाई dx, और ये बन जाएगा बच्चों इवैल्यूएट होकर के 1000 पाई, और ये आपका फाइनल आंसर कहलाएगा। क्वेश्चन बेहद आसान, बस एग्जाम में आते ही आपको छोड़ना नहीं है। तो बच्चों एग्जाम में अभी जो रिसेंटली क्वेश्चन आया था 2020 में, वो क्वेश्चन था 0 से 1 e की पावर x स्क्वायर dx। इसको कई बच्चे नहीं कर पाए, तो बेटा क्या आप ये क्वेश्चन कर सकते हो 0 से 1 e की पावर x स्क्वायर dx? तो इस क्वेश्चन को Yes, सोच sir. समझ के अटेंड करना, क्योंकि ये क्वेश्चन डिपेंड है एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स पे। तो अगर आपको प्रॉपर्टीज पता होंगी एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स की तो आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। तो अभी हम लोग इस क्वेश्चन को छोड़ते हैं और आगे कंटिन्यू करते हैं, और बाद में जब हम लोग एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ेंगे तो उसमें इसको देखेंगे। तो अभी यहाँ पर हम इसको डाल देते हैं, एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स, क्योंकि ये मैंने अभी नहीं पढ़ाया है, लेकिन अगर आपने पढ़ा है तो शायद आपने देखते ही आंसर अब तक सोच लिया होगा कि इसका आंसर क्या। Yes, sir. ओके Sir, e की power 1. ओके, तो इसका आंसर है e की पावर 1। ओके, e की पावर 1 इसका आंसर है? नो 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 नो, इसका ऐसा कोई भी आंसर नहीं है, ठीक है। तो Okay, आप sorry, अभी sir. इसको अभी आप इसको अवॉइड करिए, जब मैं एस्टिमेशन ऑफ इंटीग्रल्स पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। मतलब ये क्वेश्चन वो नहीं है जो आप सोच रहे हैं कि e की पावर x, मतलब वैसा नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। Okay, sir. तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी हो जाइए। ये आप बिल्कुल कर सकते हैं क्योंकि इतना मैं आपको पढ़ा चुका हूं, ये एग्जाम का क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन है बच्चों, शो दैट, इंटीग्रेशन है 0 से लेकर के n पाई प्लस v mod sin x dx is equal to 2n plus 1 minus cos v, 2n plus 1 minus cos v, where n is a positive integer and जो v है वो आपका लाई करता है 0 से लेकर के पाई के बीच में। क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, आप इसको करने के लिए बिल्कुल स्टार्ट ले लीजिए। द क्वेश्चन इज 0 से n पाई प्लस v mod sin x dx is equal to 2n plus 1 minus cos v, where n is positive integer and line v is lying between 0 to pi। तो क्वेश्चन को बच्चों जब आप करना स्टार्ट करेंगे तो आपको प्रॉपर्टीज कुछ ना कुछ याद आएंगी, क्योंकि वैसे ही प्रॉपर्टीज इसमें दिख रही हैं जो मैंने आज के टर्न पे आपको बताई है।
तो सबसे पहले बच्चों Yes, sir. करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं 0 से n पाई, ठीक है, n पाई प्लस v है, तो हमने लिख दिया 0 से n पाई मॉड साइन एक्स डी एक्स प्लस, फिर हमने लिखा n पाई से लेकर के n पाई प्लस v, मतलब ये मैंने वाली प्रॉपर्टी लगाई है जो आपने क्लास 12th में पढ़ी है, a से c वेयर Yes, c sir. इज लाइंग बिटवीन a टू b, तो हम a से b लगाते हैं, फिर b से c लगाते हैं। ये वही प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर लगाई है। बच्चों आप लोग जानते हैं कि साइन एक्स का जो पीरियड होता है वो 2 पाई होता है, लेकिन जो आपका फंक्शन है आप वो मॉड साइन एक्स है, तो उसका पीरियड 2 पाई नहीं होगा, मॉड साइन एक्स का पीरियड पाई होता है। तो बच्चों ये बन गया 0 से लेकर एन टी, याद आया, तो एन नीचे आ जाएगा, 0 से पाई हो जाएगा और ये बन जाएगा मॉड साइन एक्स। और बच्चों दूसरा वाला इंटीग्रेशन में एन पाई से एन पाई साफ हो जाएगा, सिर्फ बचेगा 0 से v मॉड साइन एक्स dx। तो बच्चों आप देख सकते हैं क्वेश्चन को करने का तरीका कितना आसान कर दिया है मैंने। क्वेश्चन बेहद आसान हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में आइए, i इज इक्वल टू n टाइम्स। चलिए बच्चों, तो बच्चों आपके पास देखना है नेक्स्ट स्टेप आप किस तरह से करते हैं। तो बच्चों 0 से पाई के बीच में साइन एक्स पॉजिटिव होता है, तो उसका मॉड आप पॉजिटिव साइन से ओपन कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे x 0 से पाई के बीच में लाई करता है। उसके बाद जो बच्चों v है, ध्यान से देखिए, उसके बाद जो v है, v भी आपका कहाँ लाई करता है, 0 से पाई, और अगर v भी आपका 0 से पाई है तो इसका मतलब ये भी इंटीग्रेशन पॉजिटिव साइन से ही खोलेगा, Positive. क्योंकि साइन एक्स 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव होता है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन आपका फिनिश हो चुका है, आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। इस इंटीग्रेशन को आपने आई माना था, आई निकाल लीजिए। ये हो गया माइनस का कॉस v, लिमिट अप्लाई कर दीजिए 0 से पाई। ये हो गया माइनस का कॉस v, लिमिट अप्लाई कर दीजिए 0 से v, यह लिमिट है 0 से v। तो बच्चों जब आप लिमिट वगैरह सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आपके पास वही आएगा जो आपको दिया था। क्या निकल के आएगा, 2n + 1 2n plus 1 माइनस minus कॉस, cos. यही निकल करके आ जाएगा। तो बच्चों दिस इज योर हेंस प्रूव्ड, आप कर चुके हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन टफ नहीं थे, बस आपको प्रॉपर्टीज सही ढंग से पता होनी चाहिए, तो क्वेश्चन आप एकदम बहुत जल्दी कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, रेडी फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। द क्वेश्चन इज 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी ln x प्लस 1/x इंटू dx होल डिवाइडेड बाय 1 + x²। क्वेश्चन बच्चों आप चेक कर सकते हैं, 0 से इंफिनिटी ln x प्लस 1/x dx होल डिवाइडेड बाय 1 + x²। तो बच्चों इस क्वेश्चन के 4 आंसर्स हैं, वो मैं आपको लिख देता हूं, एग्जाम का ही क्वेश्चन है। फर्स्ट आंसर है पाई ln 2, सेकेंड आंसर है π/2 ln 2, थर्ड आंसर है आपका -π/2 ln 2, और डी आंसर है आपका नन ऑफ दीज। तो बच्चों आपको बताना है इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन है 0 से इंफिनिटी ln x प्लस 1/x dx 1 + x²। तो क्वेश्चन के लिए ये टाइमर मैं आपको लिए चालू कर देता हूं।
तो बच्चों क्वेश्चन को करना मैं स्टार्ट करता हूं, चेक करिए। तो क्वेश्चन को करने के लिए बच्चों सबसे पहले आपको फॉर्म याद आना चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी फॉर्म को कन्वर्ट करके दिया गया है और ये क्वेश्चन क्लास 12th के ही स्टैंडर्ड का लगभग बराबर हो जाता है। तो बच्चों आपको एक सब्स्टिट्यूशन अगर जैसे ही आप पुट करेंगे कि x इज इक्वल टू टेन थीटा, तो ये क्वेश्चन वही बन जाएगा जैसा कि आप क्लास 12th में करते हैं। तो बच्चों अगर x का टेन थीटा है तो x का हो गया 1, 10 का हो गया टेन थीटा का सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो यहां से बच्चों dx आ गया सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, ये हो गया। तो बच्चों अब इंटीग्रेशन है आपके पास, ध्यान से देखिएगा, इंटीग्रेशन के लिए स्टार्ट हो जाइए और लिमिट्स को कन्वर्ट कर लीजिए। जब बच्चों आप लिमिट्स को कन्वर्ट करोगे तो x बराबर 0 पर थीटा बराबर 0 है और x बराबर इंफिनिटी पर थीटा बराबर पाई बाई 2। ये हमने लिमिट्स भी आपको कन्वर्ट करके दे दी। क्वेश्चन हो गया बच्चों 0 से पाई बाई 2 ln, उसके अंदर आ गया टेन थीटा थीटा प्लस प्लस 1 वन अपॉन अपॉन tan टेन थीटा। थीटा, दिस इज कॉट थीटा। dx की वैल्यू बच्चों हम पुट करते हैं, dx की वैल्यू है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और बेटा जो डिनोमिनेटर है उस डिनोमिनेटर में बनाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 यानी प्लस कि 10 1 स्क्वायर प्लस 10 थीटा स्क्वायर थीटा, और अगेन 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है सेक सेक स्क्वायर स्क्वायर थीटा। थीटा। तो ये टर्म कैंसिल होते ही आपको याद आएगा ऐसा क्वेश्चन जो आपके स्कूल में रहा करता था। दिस इज 0 से पाई बाई 2 ln टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, ये क्वेश्चन है बच्चों। अभी भी नहीं याद आया तो टेन थीटा को आप लिख दीजिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा को आप लिख दीजिए कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो हो सकता है आपको कुछ जल्दी याद आए। ये बनेगा 0 से पाई बाई 2, ऊपर बन जाएगा, ऊपर बच्चों बन जाएगा साइन स्क्वायर log थीटा sin स्क्वायर प्लस थीटा कॉस स्क्वायर प्लस थीटा, cos वो स्क्वायर 1 हो थीटा। जाएगा। हाँ हाँ शायद तुमको देखो याद आ गया। सर log 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा हो जाएगा। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो नीचे हो जाएगा साइन 2 थीटा, ध्यान से देखो ये लॉग है, लॉग के अंदर यस सर। ऊपर बचा 1, नीचे आया साइन थीटा कॉस थीटा, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। ये क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको नजर आ रहा है। उसके बाद बच्चों लॉग की प्रॉपर्टी होती है, उसको आप यूज करेंगे और ये हो जाएगा ln a माइनस ln b। ये क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन इज फिनिश नाउ। बच्चों ये एक स्टैंडर्ड की तरह आपको लर्न कराया जाता है क्लास 12th में कि 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 ln साइन, चाहे ln cos x हो, अगर आपको ये याद हो, चाहे ln साइन 2x हो, इसका आंसर क्या होता है? इसका आंसर क्या होता है? सर माइनस पाई बाई 2 log 2। यस, इसका आंसर होता है माइनस पाई बाई 2 ln 2। तो बच्चों ये तो हो गया ln 2, लिमिट अप्लाई करेंगे ये पाई बाई 2 हो जाएगा, माइनस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा पाई बाई 2 ln 2। यानी बच्चों जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो उसका फाइनल आंसर हो जाएगा पाई ln 2। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन इज फिनिश नाउ। आप देख सकते हैं क्वेश्चन जो है थोड़ा सा चेंज करके दिया गया था, क्वेश्चन है क्लास 12th का ही। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आप रेडी हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जल्दी ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पे, इवैल्यूएट पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4, ध्यान से देखिए, इवैल्यूएट
पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x dx। ये भी बच्चों क्वेश्चन आपका क्लास 12th का ही है। पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 x होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस साइन x। इसका आपको आंसर निकालना है। पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4 लिमिट है x अपॉन 1 प्लस साइन x। और ये क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो गया है। तो बच्चों आपका टाइम ओवर हो चुका है। अब आप कोशिश करिए, अगर आपका कर रहा हो हूँ। रहा है तो आप जल्दी बताइए। यस। सर पहले वो ए से ए प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। यस, ओके, गुड। स्टार्टिंग सर आपकी एकदम सही है। आपने बिल्कुल सही बताया कि सर सबसे पहले a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो सर ये प्रॉपर्टी लगाते ही हो जाएगा सर आई आ पाई जाएगा बाय 4 से 4 से 3 3 बाय पाई बाय बाय 4 4। पाई यहाँ हो अपॉन 1 जाएगा प्लस साइन पाई एक्स। माइनस एक्स हाँ dx पूरा। अपॉन 1 प्लस साइन ऑफ पाई माइनस एक्स। ठीक है, तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स हो जाएगा। तो आप इसको वापस साइन एक्स लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी लगाने से पहले, ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद अब आप इनको आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 2i ठीक सर। इज इक्वल टू पाई बाय 4 से 3 पाई बाय 4। कभी कभी ऐसे dx इजी क्वेश्चन भी बाहर एग्जाम में पाई आ बाय 2। जाते हैं। ये आ गया। उसके बाद बच्चों ये आपके ऊपर निर्भर है। ये काफी इजी क्वेश्चन इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का है। पाई आप बाहर निकाल दीजिए। सारा कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है। सर पाई बाय पाई 4 रूट से टू 3 माइनस पाई 1। बाय 4। यस, पाई टाइम्स रूट 2 माइनस 1 एग्जैक्ट यही आंसर है बच्चों। इसको आप रैशनलाइज भी कर सकते हैं, फिर अलग अलग स्प्लिट करके आप इसको इंटीग्रेट कर लीजिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आएगा पाई टाइम्स रूट 2 माइनस 1। दिस इज अ फाइनल आंसर। तो बच्चों हर बार उम्मीद ना करिए, ये कभी कभार एक आध ऐसे इजी क्वेश्चन आ जाता है, लेकिन ये आएगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकता है आप उसको ट्राई करिए। एग्जाम में क्या आ सकता है, आया ही हुआ क्वेश्चन है। थोड़ा सा मैं आपको चेंज करके बस दे रहा हूं, क्योंकि उन्हीं में ही बार बार चेंज किया जाएगा। क्वेश्चन है बच्चों 1 से लेकर के e की पावर 37। क्वेश्चन है 1 से लेकर के e की पावर 37 पाई टाइम्स साइन, साइन के अंदर है पाई ऑफ ln x होल डिवाइडेड बाय x dx इज।
तो बच्चों आप देख सकते हैं आपके सामने एक क्वेश्चन है, ये एग्जाम का है। साइन के अंदर पाई ln x है, बाहर पाई है, नीचे x है। क्वेश्चन को करना स्टार्ट करिए। जो आज की प्रॉपर्टीज है ये उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है, करना आप स्टार्ट करिए। पाई टाइम्स साइन ऑफ पाई ln x अपॉन x, लिमिट है 1 से लेकर e की पावर 37। तो बच्चों टाइम आपका स्टार्ट हो गया। तो बच्चों टाइम ओवर हो चुका है। अब इस क्वेश्चन को हम करते हैं। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो साइन के अंदर लिखा है वो पाई ln x है। तो पहले आप पाई ln x को हटाइए, तभी आप कुछ सोच पाएंगे। तो ये हो गया पाई ln x को लेट मैंने पाई t मान ln लिया। हाँ यस, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। पाई ln x का 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसका मतलब बच्चों यहाँ से क्या निकल के आया, यहाँ से निकल के आया कि dx अपॉन x इज इक्वल टू dt अपॉन पाई। ठीक है, dx अपॉन x, ये देखिए dx अपॉन x ये जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा dt अपॉन पाई पे। लिमिट्स इंटरचेंज करिए। पाई ln x को आपने क्या माना है, t माना है। आप कहेंगे जब x इक्वल टू 1 है, जब x इक्वल टू 1 है तो t आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि ln 1 0 होता है। और जब आपका x जो है e की पावर 37 है, तो e की पावर 37 में 37 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा t इज इक्वल टू 37 पाई। ठीक है, समझ में आ गया? अब इसके आगे क्वेश्चन कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर क्वेश्चन तो फिनिश हो गया। हमने कहा कैसे? क्योंकि सर इसके आगे क्वेश्चन बन जाएगा आपका इंटीग्रेशन 0 से 37 पाई sin t ठीक है, dt। हाँ 0 से 37 पाई साइन टी डी टी, साइन टी डी टी। सर 2। ठीक है, साइन टी डी टी। क्या आंसर आया बेटा? 2। 2 आंसर आया। ओके, आंसर इज करेक्ट। आंसर इज 2। 0 से 37 पाई साइन टी डी टी। उसके बाद बच्चों हम लोग पीरियोडिक फंक्शंस के बारे में जानते हैं। उनकी कुछ और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, अब जाने आपने कैसे किया है। हालांकि करेंगे जैसे भी आंसर आ जाएगा आपका, लेकिन हम जो ऐसा सोचते हैं कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें जितना एरिया ऊपर होता है उतना एरिया नीचे होता है। तो आपको एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी तो पता ही है कि अगर 0 से 2 पाई साइन एक्स डी एक्स होता है तो वो एरिया क्या आएगा, 0 आएगा। अब वो 2 पाई के कितने भी मल्टीपल हो, तो उसका मतलब अगर हम इसको लिख दे 0 से 36 पाई साइन टी डी टी प्लस 36 पाई से 37 पाई साइन टी डी टी, तो बच्चों आपका जो पहला वाला इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरा वाला इंटीग्रेशन जो आपका बचेगा उसको आप प्रॉपर्टी से सॉल्व करेंगे। ये है mn से nm, यानी हो जाएगा n माइनस m, यानी कि 37 माइनस 36। याद आया? 37 माइनस 36, और ये हो जाएगा 0 से पाई, बाहर आ जाएगा 1 साइन टी डी टी। और बच्चों 0 से पाई में जो साइन टी होता है वो कितना होता है, ये आंसर आ जाएगा आपका
2। तो फाइनल आंसर बच्चों आपका निकल के आ गया, दिस इज 2। तो बच्चों आप जरूर चेक कर लीजिएगा आपने कैसे किया है, जैसे भी करें आंसर 2 ही आएगा। आप जैसे भी करें आंसर आपका 2 ही आएगा और कुछ भी नहीं आएगा। तो क्वेश्चन हो गया बेटा आदित्य, क्वेश्चन हो गया? यस सर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट d upon dx fx is equal to e की पावर sin x upon x when x is greater than 0। आपके पास ऐसा कोई रिलेशन दिया है और आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, इफ 1 से 4 2 टाइम्स e की पावर, देखिएगा भाई, साइन एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय x dx is equal to fk minus f1, then find the number of divisor of k। तुम कहोगे सर ये कैसा क्वेश्चन है, ये एडवांस का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में गिवन है d by dx of fx is equal to e की पावर sin x upon x, जहां x पॉजिटिव है, और आपके पास एक दूसरा इंटीग्रेशन दिया है, वो लिखा है इंटीग्रेशन 1 से 4 2 टाइम्स e की पावर sin x स्क्वायर, sin स्क्वायर x नहीं है, sin x स्क्वायर है, होल डिवाइड बाय x dx इज इक्वल टू fk माइनस f1। आपसे पूछ रहा है कि के नंबर ऑफ डिवाइजर बताइए। क्वेश्चन को करना चालू करिए। सबसे पहले बच्चों जो क्वेश्चन दिया है उसमें जो डाटा आपके पास गिवन है, पहले तो आप उसको देखिए वो गिवन क्या है। आपके पास लिखा है कि जो fx का डिफरेंशिएशन है वो e की पावर sin x अपॉन x, ऐसा लिखा है आपके पास। तो बच्चों अगर इस डाटा को आप थोड़ा सा भी मैनिपुलेट करें तो आप एक रिलेशन अपने सामने बना सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपके पास डाटा गिवन है d by dx of fx is equal to e की पावर sin x upon x, यानी fx का डेरिवेटिव e की पावर sin x upon x है, यानी e की पावर sin x upon x का जो इंटीग्रेशन होगा वो fx होगा। आप ऐसे उल्टा भी सोच सकते हैं, लेकिन अगर आप उल्टा नहीं सोच पा रहे तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन यूज कर लीजिए। तो आपके पास आ जाएगा कि e की पावर sin x upon x का जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, fx। ऐसा बच्चों आपके पास गिवन है, ठीक है। उसके बाद बच्चों जो आपके पास डाटा दिया है वो डाटा बेहद अजीब तरह का है। लिखा है e की पावर साइन एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर आपको प्रॉब्लम कर रहा है, तो आप क्या करो, एक्स स्क्वायर को आप t मान लो, यानी कि 2x dx आपका क्या आ गया, dt आ गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब आप कहोगे सर जो क्वेश्चन गिवन है उसमें आप एक चेंज कर लीजिए। क्या चेंज कर लीजिए, उसमें आप एक x से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लीजिए, तो आपका क्वेश्चन आपको समझ में आने लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन को बच्चों मैंने इस तरह के फॉर्म में लिख दिया है क्योंकि मैंने एक्स स्क्वायर को t माना, तो 2x dx उसमें मैंने अपीयर करा दिया, ठीक है, समझ में आ गया। अब तुमने कहा सर जैसे ही आपने ये काम किया तो नीचे एक x पहले ही से था और ऊपर आपने एक x अलग से डाला, तो नीचे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन की लिमिट चेंज करो, क्वेश्चन की लिमिट चेंज करोगे तो जब t बराबर क्या है 1 है तो x बराबर भी 1, और जब x बराबर 4 है तो t बराबर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन। क्वेश्चन का कन्वर्ट कर डालो। अब आपका ये क्वेश्चन बन गया 1 से लेकर के 16, 1 से लेकर के 16, ठीक है। क्या बचा, e की पावर
ध्यान से देखिए, e की पावर साइन एक्स स्क्वायर को आपने t माना है, और 2x dx चला गया dt में, और नीचे जो एक्स स्क्वायर है वो आ गया t में। क्वेश्चन देखिए ध्यान से, क्वेश्चन होता चला जा रहा। अब बच्चों आप ध्यान से देखो, आपके पास डाटा क्या गिवन था, ये डाटा आपके पास गिवन था, इस डाटा को आप यूज करिए। कैसे यूज करेंगे? अब तो यूज करना आसान है, क्योंकि इसका रिजल्ट आप पहले से जानते हैं कि इसका रिजल्ट क्या है, इसका रिजल्ट है fx, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, ft हो जाएगा, क्योंकि ये t का फंक्शन है। और लिमिट कहां से चलेगी, 1 से लेकर के 16 तक, तो ये क्या हो जाएगा, f16 माइनस f1। यानी बच्चों ये कंपेयर करना था अपने क्वेश्चन को इससे, तो k की वैल्यू क्या आई, k की वैल्यू आई 16, लेकिन आपसे क्वेश्चन में k की वैल्यू नहीं पूछी गई, आपसे पूछा गया नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ k। तो बेटा 16 के कितने डिवाइजर होते हैं, क्या आप बता सकते हैं? 16 का डिवाइजर होगा 1 2 3 4 5 6 7 सर 8 सर 8 और 16 है। हाँ, तो बच्चों इतने आपके डिवाइजर्स होंगे, यानी टोटल आपके 5 डिवाइजर हो गए, टोटल 5 डिवाइजर। तो इसका मतलब क्या हुआ, आंसर इज 5। तो बच्चों मैंने क्वेश्चन का आंसर निकाल के आपको दे दिया है। अब आप चेक करो कैसा कि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको डाटा थोड़ा बहुत मैनिपुलेट करके दिया जाएगा, आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, क्वेश्चन आपका हो जाएगा। थोड़ा बहुत तो डाटा मैनिपुलेशन हर जगह रहता है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन को किस तरह से किया जा रहा। यस सर। ओके, तो बच्चों हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, हर क्लासरूम प्रोग्राम में कराया जाता है। तो क्वेश्चन इज, रेडी हो जाइए। क्वेश्चन है बच्चों आपका, लेट a कॉमा b कॉमा c बी नॉन जीरो real numbers such that इंटीग्रेशन है 0 से 1 प्लस कॉस की पावर 8x ब्रैकेट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx इज इक्वल टू 0 से 2 1 प्लस कॉस 8 की पावर x ब्रैकेट में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, ऐसा कुछ दिया है। देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैज, ए पार्ट है आपका नो रूट। मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया है, तो मैं आंसर भी थोड़ा सा एडजस्ट कर रहा हूं, जरा वेट करो। ओके, नो रूट इन 0 से 2, ये आपका ए आंसर है। बी आंसर है एटलीस्ट 1 रूट इन 0 से 2, और सी आंसर है अ डबल रूट इन 0 से 2, और डी आंसर है 2 इमेजिनरी रूट्स, 2 इमेजिनरी रूट्स। क्वेश्चन बच्चों आपके सामने क्लियर है आपको?
तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए क्या कंसेप्ट हम लोग लगाते हैं? सबसे पहले तो आप ये देखिए कि जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में यहाँ पे जो फंक्शन है और यहाँ पे जो फंक्शन है, ये दोनों फंक्शन आपको एक जैसे नजर आएंगे। इसलिए आप क्या करिए, जो गिवन डाटा है उसको इस तरीके से आप एक्सप्रेस कर लीजिए। आप लिख लीजिए 0 से 1 fx, उस पूरे पार्ट को आप fx मान लीजिए, इज इक्वल टू 0 से 2 fx dx। इसको बच्चों कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे 0 से 1 fx dx इज इक्वल टू 0 से 2 का मतलब हुआ 0 से 1 fx dx प्लस 1 से 2 fx dx। इसको आप इस तरह से लिख लीजिए। उसके बाद बच्चों आप ध्यान से देखेंगे ये वाला टर्म पूरी तरीके से कैंसिल हो गया। अब आपके पास निकल के आया है कि इंटीग्रेशन 1 से 2 fx dx जो है वो 0 है। अब आपको इसी से ही अपने रिजल्ट को इंटरप्रेट करना है। बच्चों अगर आप इंटरप्रेट करना जानते हैं तो मैं आपको उसका एक आइडिया देता हूं, और ये आइडिया वंस अगेन इंटीग्रेशन को एस्टिमेट करने जैसे है। जैसे बच्चों आपने कहा था कि sin x का जब हम 0 से 2 पाई में एरिया निकालते हैं तो जितना एरिया ऊपर होता है उतना एरिया नीचे होता है, तो आंसर 0 आ जाता है। तो बच्चों अगर हम किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट कर रहे हैं और उसका रिजल्ट 0 है, तो सबसे पहले आप देखिए कि आपका फंक्शन है क्या। तो फंक्शन है आपका 1 प्लस कॉस की पावर 8x होल डिवाइडेड बाय ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यही तो है आपका फंक्शन, यही लिखा है आपके फंक्शन में। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, जब x 1 से 2 के बीच में लाई करेगा तो ये तो कभी 0 हो नहीं सकता, ये तो नॉट इक्वल टू 0, ये तो कभी 0 नहीं हो सकता। तो अगर इस इंटीग्रेशन का रिजल्ट 0 आ रहा है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। यानी ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन जो होगा यही रिस्पॉन्सिबल होगा कि इस इंटीग्रेशन 1 से 2 का जो रिजल्ट है वो 0 लाने के लिए। अब बच्चों ये एक पॉलिनोमियल है। अब ये जो भी पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल अगर हमें अपना आंसर मैच कराना है तो हम ये कह सकते हैं कि ये रिजल्ट तभी 0 आ सकता है कि जब इसका कुछ पोर्शन ऊपर हो और इस पॉलिनोमियल का कुछ पोर्शन क्या हो? नीचे हो। इस पॉलिनोमियल का कुछ पोर्शन अगर ऊपर हो तो कुछ पोर्शन नीचे भी हो। अब तुम कहोगे जरूरी थोड़ी नहीं है कि वो पॉलिनोमियल इसी तरीके से नजर आए, उस पॉलिनोमियल का शेप बदल भी सकता है। बिल्कुल बदल सकता है। हो सकता है वो 2 बार ऐसे ऊपर हो और उससे बड़ा पोर्शन नीचे हो, लेकिन ये बात पक्की है कि जितना एरिया ऊपर होगा उतना ही एरिया नीचे भी होगा, ये बात पक्की। लेकिन हम ये इंटरप्रेट कर चुके हैं कि इसका रिजल्ट 0 आने के लिए एरिया जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा। इसका मतलब ग्राफ आपका एक बार एक्स एक्सिस को कट जरूर करेगा, और अगर ग्राफ आपका एक बार एक्स एक्सिस को कट कर रहा है तो वो ग्राफ है किसका? वो ग्राफ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c का। ठीक है, और अगर ग्राफ एक बार भी एक्स एक्सिस को कट करता तो उसका कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा, एक रूट तो होगा ही होगा, ये बात तो तय है। और वो एक रूट किसके बीच में होगा? क्योंकि एक्स लाई कर रहा है 1 से 2 के बीच में, तो यानी वो जो 1 से 2 के बीच में उसका एक रूट पक्का होगा। यस बेटा सर आपकी आवाज कट रही है बीच बीच। ओके, तो 1 से 2 के बीच में इसका एक रूट पक्का होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कि इसका एक रूट भी हो सकता है, 2 रूट भी हो सकता है, और अगर 1 से 2 के बीच में एक रूट है तो वो 0 से 2 के बीच में भी एक रूट हो सकता है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका एक मोस्ट सुटेबल आंसर होगा बी पार्ट। अब आप चेक कर लो आपको क्या नहीं समझ में आया वो हमसे पूछ लो। क्वेश्चन इजी है, मैंने काफी तरीके से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो, मैंने एक्सप्लेन काफी तरीके से किया है, बदल बदल के किया है। तो जिस पार्ट से आपको समझ में आता हो आप उससे एक्सप्लेन समझने की कोशिश करो। मैंने आपको ये बताया कि अगर
fx का इंटीग्रेशन 1 से 2 के बीच में 0 है, तो इसके लिए 1 प्लस कॉस की पावर 8x तो 0 हो नहीं सकता, क्योंकि x 1 से 2 के बीच में लाई करेगा तो कॉस हमेशा पॉजिटिव होगा, 1 प्लस करेंगे तो वो भी पॉजिटिव होगा, 0 नहीं हो सकता। तो 0 होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की। और वो 0 तभी हो सकता है जितना एरिया ऊपर हो उतना एरिया नीचे हो। तो उसके कई सारे पोर्शन बन सकते हैं, लेकिन ये बात तो कंपल्सरी है कि ग्राफ एक बार तो एक्स एक्सिस को कट करेगा ही करेगा। तो अगर ग्राफ एक बार एक्स एक्सिस को कट करता है तो उस पॉलिनोमियल का एक रूट 1 से 2 के बीच में हो सकता है कम से कम, तो 0 से 2 के बीच में भी हो सकता है, क्योंकि 1 से 2 के बीच में है तो ऑब्वियसली बात है वो 0 से 2 के बीच में ही होगा, क्योंकि 0 से 2 के बीच में भी तो 1 आता है। समझ में आया? यस सर, आ गया। हाँ, तो समझने की कोशिश करो बेटा, क्योंकि अब एग्जाम का टाइम आ गया है। इस तरह के क्वेश्चंस अगर नहीं करने आएंगे तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी, तो आपको हर हालत में मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इतनी मेहनत कर लो कि कम से कम इतने परसेंटाइल बन जाए कि आपको HBTI हम दिला सकें। काउंसलिंग हम ही करवाएंगे, लेकिन इतने सम्मान सहित आप परसेंटाइल जनरेट कर लीजिए कि हम आपको HBTI दिला पाए। ठीक है बेटा? यस सर। ओके।